तो आप लोग ठंडे में बैठ कर के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो ध्यान से देख ही लो, क्योंकि जैसे आप ये देखेंगे कि अमेरिका में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि इसमें यहाँ पे बहुत सारे संवैधानिक संशोधन हुए जिनके द्वारा जो है कि ये मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। हमारे यहाँ तो 18 वर्ष ही है। तो इसका जो सी ऑप्शन यानी 26वें संविधान संशोधन के आधार पे ये जो है कि संशोधित कर दिया गया है। ये सेकंड क्वेश्चन है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या कितनी होती है। तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हमारे यहाँ की जो लोकसभा है उसको वहाँ पे प्रतिनिधि सभा कहते हैं, जो वहाँ के निम्न सदन है जिसे निम्न सदन कहा जाता है। हमारी लोकसभा को भी निम्न सदन ही बोला जाता है। तो 435 मेंबर्स वहाँ के होते हैं। आप ये पता करके बताइएगा कि भारत की जो लोकसभा होती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं। अमेरिकी कांग्रेस की द्वितीय सदन सीनेट का गठन किस प्रकार होता है, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा वहाँ पे सीनेट का गठन होता है। सीनेट जो होती है वहाँ उच्च सदन होता है। हमारे यहाँ जो है कि सीनेट का गठन या फिर हम कहें कि राज्यसभा का गठन जो है कि इनडायरेक्ट वे में या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। प्रतिनिधि सभा मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, तो 2 वर्ष होता है। अमेरिका में हमारे यहाँ कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अमेरिका में विधि निर्माण सभा को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ संसद कहते हैं, वहाँ उनको क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का क्या कारण है कि सीमित शक्तियाँ उसके पास है, इसलिए वो वहाँ पे जो है कि दुर्बल है या कमज़ोर है। वहाँ पे सीनेट जो है कि बहुत ही शक्तिशाली है। पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली उच्च सदन के रूप में सीनेट, अमेरिकी सीनेट को जाना जाता है। प्रतिनिधि सभा के बारे में क्या सही है कि ये सही है कि वहाँ क्षेत्रीय नियम लगते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और स्पीकर की दलीय प्रकृति होती है। स्पीकर जो होते हैं दल के आधार पर चुने जाते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि प्रतिनिधि सभा को स्पीकर के बारे में क्या सही है, दलीय प्रकृति के होते हैं। दलों के आधार पे वो जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो स्पीकर होते बनाए जाते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की शक्तिशाली समिति कौन सी है, नियम समिति। नेक्स्ट आप देखें, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और भी रह गए हैं। आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एग्ज़ाम टाइम इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें का कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो इन चारों में आप देखेंगे जो डी वाला है, अमेरिका में स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। हमारे यहाँ जो है कि भारत में स्पीकर की नियुक्ति तरह से कहें तो राष्ट्रपति करता है। या इसमें क्वेश्चन है आगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं है पर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को ले रही हूँ। सीनेट का सभापति कौन होता है, अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। वहाँ पे एक लॉबिंग की प्रथा होती है। विभिन्न प्रकार के निहित स्वार्थ कांग्रेस सदस्यों पर प्रभाव डालकर अपने हित में कानून निर्माण कराने को के प्रयत्नों को वहाँ लॉबिंग कहा जाता है। लॉबिंग की प्रथा जो है कि अमेरिका में है, वो हालांकि भारत में भी अब हावी हो रही है। तीसरा क्वेश्चन, फिलबस्टर या फिलबस्टरिंग से क्या आशय है। इसका अर्थ है कि सदन के काम काज में रुकावट डालने की दृष्टि से अनावश्यक रूप से किए जा रहे वाद विवाद को ही फिलबस्टर कहा जाता है। मतलब सदन का कार्यकाल चल रहा हो, उसमें कोई व्यक्ति खड़ा होकर के अपने प्रश्नों को उठाए और लगातार वो बोलता रहे और दूसरे कामों को या दूसरे प्रश्नों को न उठाने का मौका दे, तो ये जो है कि फिलबस्टरिंग के रूप में वहाँ लिया जाता है। आगे है कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट का कार्यकाल क्या है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल आप लोगों ने देखा है कि 2 वर्ष होता है, और सीनेट क्या है, एक अस्थायी सदन है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, जो कभी भंग नहीं होता। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य बदल जाते हैं, बिल्कुल भारत की जैसा ही वहाँ भी व्यवस्था है। सीनेट की 2 अन्य अनन्य कार्यपालिका शक्तियाँ क्या हैं। सीनेट की 2 अनन्य कार्यपालिका शक्तियाँ हैं जिसके कारण वो जो है कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की वो पुष्टि करता है। राष्ट्रपति द्वारा दूसरे देशों के साथ की गई संधियों की भी वो पुष्टि करता है, इसलिए वो जो है बहुत ही उच्च पावर में रहता है। क्योंकि यहाँ अमेरिका में आप देखेंगे अध्यात्मक शासन व्यवस्था है, और अध्यात्मक शासन व्यवस्था में अक्सर यही होता है, जो राष्ट्रपति होती सारी पावर उसके पास होती है, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री को होती है। इस तरह से हम कहें कि अध्यात्मक शासन प्रणाली में जो है कि राष्ट्रपति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। आगे हम देखेंगे, इसमें ही देखेंगे हम कि अमेरिका में जो न्यायपालिका है वो कैसे रन करती है और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या बन सकती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं इस क्वेश्चंस का। जैसे देखिए, जैसे मैं बड़ा करती हूँ तो स्क्रीन पे फैल जाता है। देखिए जैसे इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हम संविधान के अंतर्गत है, परंतु संविधान वैसा ही है जैसा न्यायाधीश कहते हैं। ये कथन जस्टिस ह्यूज का है।
अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है कि 9 होते हैं, 9 होती है उनकी संख्या। फिर है तीसरा है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी प्राप्त है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू वहाँ पे जो है कि वहाँ की न्याय व्यवस्था को सबसे अलग बनाता है। अमेरिका में संविधान का संतुलन चक्र किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि वो दोनों के बीच में बैलेंस रखता है। किसके बीच में? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में। अमेरिका में कांग्रेस का तृतीय सदन किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मारबरी बनाम मेडिसन विवाद जो कि एक निर्णय लिया गया था 1803 में, किससे संबंधित है? इसके परिणाम स्वरूप ही न्यायिक पुनर्विलोकन का जो है कि नियम वहाँ पे आया, इसलिए मारबरी बनाम मेडिसन विवाद काफ़ी फेमस है। और ये कब हुआ था? 1803 में, आप याद रखिए। फिर ये न्यायिक पुनर्विलोकन के साथ निम्न में से किस न्यायाधीश का नाम सबसे अधिक प्रमुख रूप से लिया जाता है? तो जस्टिस मार्शल का नाम स्पेशली लिया जाता है। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसके जो आंसर्स जो है टिक कर लीजिएगा। फिर है, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या है? आजीवन। वहाँ सर्वोच्च न्यायालय, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष है और ब्रिटेन में 70 वर्ष है, वही अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है? आजीवन। एक बार नियुक्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो आजीवन अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो ये एक अजूबा है, या कहें कि जीवन पर्यंत आशीर्वाद मिल जाता है उन्हें कि वो एक बार अगर बन गए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 9 होते हैं, अगर बन गए तो फिर वो पूरे आजीवन बने रहते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन से क्या तात्पर्य है कि न्यायिक पुनर्विलोकन से उनका आशय होता है कि सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय या राज्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित ऐसे सभी कानूनों को अवैध घोषित किया जा सकता है जो उसकी दृष्टि में संविधान के प्रतिकूल है, जो समय अनुकूल नहीं है, उसको वो चेंज कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो इसे हम न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार कहते हैं। हमारे भारत में भी है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और हमें लगता है कि अगर हम इस तरह से बताएंगे तो आप लोगों के शायद कोर्स हम कंप्लीट करा पाएंगे एग्ज़ाम से पहले, अन्यथा संभव नहीं हो पाएगा। ओके बच्चों।